ऐसी कंट्री बनेगी, एक ऐसी दुनिया बनेगी जिसमें इक्वली रिसोर्सेज हो सबके पास इक्वली पावर हो, और वो पावर आपको गन के दम पे लेनी है। ये आपका आर्गुमेंट भी आया था 2017 में सीएपीएफ के, द पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। वो इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बूस्टर क्लासेस। मैं नवीन शौकंद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। हम बूस्टर क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज का हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नक्सलिज्म। नक्सलिज्म के बारे में बीइंग एन सीएपीएफ एस्पिरेंट आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, बीइंग एन इंडियन आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए कि नक्सलिज्म होता क्या है, इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या ड्राइवर्स हैं जो नक्सलिज्म को बढ़ावा देते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं नक्सलिज्म को कर्ब करने के लिए, स्टिल क्या क्या चैलेंजेस हैं, नक्सलिज्म को काउंटर कैसे किया जा सकता है, क्या आर्मी को हमें नक्सलिज्म के अगेंस्ट यूज करना चाहिए, या डेडिकेटेड कोबरा जो हम अलाइड फोर्स है वो क्यों बनी, कब बनी, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, जिसको एग्जाम क्लियर करना है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, जिसके अंदर पेशेंस है वीडियो को जरूर देखेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आज पूरे नक्सलिज्म रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको मैं लास्ट वीडियोस में भी बता चुका हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी से एक या दो ऐसे डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, या एक ऐसे इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। लगभग 40 to 60 मार्क्स का आपका पेपर 2 का जो टॉपिक है वो इंटरनल सिक्योरिटी बेस्ड है। ऑलरेडी हम 4 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जाके जरूर देखिएगा। इसकी जो नोट्स है, आज मैं नोट्स अपने नोट्स इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। ये नोट्स आपको एवीकेएस की जब ऐप डाउनलोड करोगे, फ्री मटेरियल में जाओगे, वहां से फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं है। और एक बार अगर वो नोट्स से आप गो थ्रू होगे तो नक्सलिज्म पे कोई भी टॉपिक आ जाए, मल्टीपल तरीके से आपसे नक्सलिज्म से ऐसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है कि इवोल्यूशन पूछा जा सकता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ नक्सलिज्म का भारत में, ये एक थीम हो सकती है। ओरिजिन कैसे है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस कैसे है नक्सलिज्म की, मल्टीपल चीजें भी डिस्कस करेंगे। माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, इनमें मेजर डिफरेंस है क्या। सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंस फ्यूलिंग नक्सलिज्म, ये ऐसे का एक टॉपिक है कि कैसे सोशियो इकोनॉमिकल रीजंस हैं जो नक्सलिज्म को बढ़ावा देते हैं। मल्टीपल ड्राइवर्स, डिटरमिनेंट्स, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी है। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, ऐसे भी आ सकता है आपसे। नेक्स्ट, इंपैक्ट क्या है नक्सलिज्म का, इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या है, इंडिया में सिक्योरिटी पे इंपैक्ट क्या है, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है, रूरल जो हमारा रियल इंडिया है उस पर क्या इंपैक्ट है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ट्राइबल राइट्स के साथ कैसे इसका नेक्सस है, ट्राइबल राइट्स से कैसे जुड़ा हुआ है, क्या क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, पेसा, एफआरए, मल्टीपल एक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं वीडियो लंबी रहेगी और बहुत मजेदार फैक्ट्स आपको इस वीडियो से पता चलेंगे। डेडिकेटेड जो बस्तरिया बटालियंस हैं, मल्टीपल सीआरपीएफ की जो विंग है, आपका ग्रे हाउंड है, C60 है, इन सब चीजों के स्पेशल जो यूनिट्स हैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रोल ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट से लिंक्ड है। अंडर डेवलपमेंट लीड्स टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लीड्स टू अंडर डेवलपमेंट। ये एक विशियस साइकिल है, कैसे ये इंटरलिंक्ड है इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वेरियस टॉपिक्स हैं, इन सब में मैटर एक ही आएगा। आप देखेंगे नोट्स में रेडीमेड इंट्रो है कि एज इट इज आप इंट्रो ये लिख सकते हैं, अगर ये ऐसे आए तो ये इंट्रो आएगा आपका, अगर कुछ और ऐसे का इनमें से जो भी टॉपिक है ये इंट्रो आएगा, आप इस ये बॉडी में डाल सकते हैं। ये कंक्लूजन में अभी अपने नोट्स दिखाऊंगा मैं आपको। जेंडर डायनामिक्स से कैसे रिलेटेड है, अब देखेंगे कि डेडिकेटेड विंग्स बनी होती हैं नक्सलाइट्स की भी, वीमेन की, उसके क्या रीजंस हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक रीजन है, पेट्रियार्कल नेचर है सोसाइटी का, रूरल इकोनॉमी बेस्ड है, उन पे कुछ और पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उन पे इतने अत्याचार होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके राइट्स को इनका हनन किया जाता है जिसके कारण वो इनको ज्वाइन करती हैं, उस चीज को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट के वेरियस इनिशिएटिव, एकलव्य स्कूल, आपका रोशनी स्कीम, ये मल्टीपल जो भी स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने इसको काउंटर करने के लिए, चाहे वो डेवलपमेंटल अप्रोच है, चाहे वो सिक्योरिटी अप्रोच है, चाहे वो साइकोलॉजिकल अप्रोच है, ये जितने भी डायमेंशंस हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है, कैसे वो लिंक्ड है, नेपाल से क्या, रेड कॉरिडोर क्या है कि नेपाल से लेके पूरा साउथ इंडिया तक उनको नक्सलाइट का ये एजेंडा है, उसको
वहां पे अपनी पहचान बनानी, रेड कॉरिडोर स्टैब्लिश करना, माओइज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये चीजें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नक्सलिज्म को कैसे सिक्योरिटी मेजर से काउंटर किया जा सकता है और डेवलपमेंटल अप्रोच से कैसे किया जा सकता है। इवन जो IDS से है, हमारा जो थिंक टैंक है, उसने भी बोला है कि मल्टी प्रोन स्ट्रेटजी की आवश्यकता है इसको काउंटर करने के लिए। आप ऐसा नहीं कि वन गो में नक्सलिज्म को खत्म नहीं कर सकते कि आज हमने आर्मी भेजी और नक्सलिज्म खत्म, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए आपको आइडियोलॉजिकल इनिशिएटिव्स लेने होंगे। अर्बन नक्सलिज्म क्या है, जिसको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, आज का हमारा जो इंटेलिजेंस है इनको सपोर्ट कर रहा है, उससे इंडिया क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है, ये चीजें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चक्रव्यूह मूवी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, वो एक ओवरलुक देती है, हालांकि ऑफकोर्स मूवी है तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। नक्सलबारी वेब सीरीज है, वो अर्बन नक्सलिज्म पे बेस्ड है। एक ओवरऑल आइडिया आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इन मूवीज से, ऐसा नहीं है कि मूवीज ही देख रहे हैं फिर पढ़ाई के बहाने। अभी 120 दिन बचे हैं लगभग, रगड़ दो जितना रगड़ सकते हो। मीडिया का क्या रोल है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का। इसमें आपका सोशल मीडिया भी है, आपका पेपर मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, हर तरह का मीडिया आ गया। तो दिस इज द ओवरव्यू कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मल्टीपल जो अदर टॉपिक्स हैं, लास्ट वीडियो में हमने सिक्योरिटी कॉम्प्रिहेंसिव वे में डिस्कस किया था, और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जेके मिलिटेंसी, इन सब में क्या डिफरेंस है आने वाली वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। PDF आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आपको PDF हमारी ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाके मिलेगी। इसके अलावा ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, उनमें एनरोल करना चाहिए तो कोई स्टूडेंट कर सकता है। ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल है, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। मंजिल बैच अवेलेबल है, आपका लक्ष्य बैच अवेलेबल है। अगर आप किसी बैच में एनरोल नहीं भी करते हैं कोई इशू नहीं, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चाहे आप किसी की भी टेस्ट सीरीज लगाइए, AVKS के लगाएंगे तो यह है कि CAPF लाइन पे मिलेगी, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है टू द CAPF एंड CAPF एस्पिरेंट्स। CAPF लाइन पे ही चीजें मिलेंगी तो बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी, और इट इज एन इन्वेस्टमेंट आपको ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, फिर भी कोई आपको कोई और डाउट है तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मुझसे बात करनी है तो गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई गाइडेंस चाहिए दिल्ली आगे मिल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, ये भी मेरी ड्यूटी है आप सभी को बताने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो मेजर चीजें क्या क्या डिस्कस करनी है हमें। नक्सलिज्म होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सलिज्म एक ही चीज जैसे है। एक्सट्रीमिज्म मीन्स एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को अपना लेना। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मीन्स जो लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी है। लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी कौन सी होती है, जो कम्युनिज्म बेस पे है, जो सोशलिज्म बेस पे है, या जो माओइज्म बेस पे है, जो लेनिन की आइडियोलॉजी थी, ये चीजें। इन शॉर्ट मैं कहूँ, बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है। सोशलोस्टिक जो सोशलॉजी ऑप्शनल है उसमें नहीं घुस जाना है। कार्ल मार्क्स, ये सब। कार्ल मार्क्स से नाम से एक पर्सन थे, लेबर को वो सपोर्ट करते थे। उनकी एक आइडियोलॉजी थी कि दो तरह के वर्ल्ड हैं, एक कम्युनिस्ट वर्ल्ड, एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड जो पूंजीपतियों को सपोर्ट करता है, पूंजीपति हैं। लेबर जो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उनको लेबर वो वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। अब उन्होंने बोला कि एक ऐसा समय आएगा कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन लेबर क्लास को। लेबर क्लास एक दिन इस बात को रियलाइज करेगी और धीरे धीरे वो रिवोल्ट करना स्टार्ट करेगी, वॉयलेंट मीन्स अपनाएगी, वॉयलेंट टैक्टिक्स अपनाएगी। तो धीरे धीरे वो सोशलिज्म की तरफ जाएंगे, सोशलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे और कम्युनिस्ट पार्टीज बनेंगी, और एक ऐसी कंट्री बनेगी, एक ऐसी दुनिया बनेगी जिसमें इक्वली रिसोर्सेज हो, सबके पास इक्वली पावर हो। और वो पावर आपको गन के दम पे लेनी है। ये आपका आर्गुमेंट भी आया था 2017 में CAPF के, द पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। वो इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। ये एक हिस्ट्री थी कि आपका कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म क्या डिफरेंस है। हालांकि वर्ल्ड में इससे रशिया इन्फ्लुएंस हुआ, वहां पे लेनिन नाम से पर्सन थे वो इन्फ्लुएंस हुए। चाइना में माओ नाम से पर्सन थे तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी, उसको माओइज्म बोलते हैं। तो ये इस चीज से इन्फ्लुएंस होके सोशलिज्म की स्टेज तक तो ये चीजें पहुंची, लेकिन इतना वॉयलेंट मीन नहीं हुआ कि कैपिटलिज्म पूरी दुनिया से खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो सोशलिज्म तक रुक गई चीजें, कम्युनिज्म वर्ल्ड में आया ही नहीं। कुछ कंट्रीज ऐसा दावा करते हैं कि हम कम्युनिस्ट कंट्री हैं, लेकिन क्या वहां पे कैपिटलिज्म नहीं है? बिल्कुल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ावा देते हैं, कहने को वो ऐसा बोलते हैं। आज के समय में कोई भी कंट्री कितना भी दावा ठोक ले,
कैपिटलिस्ट वहां एग्जिस्ट करते हैं और उनके बिना कंट्री ग्रो करना नियर टू इम्पॉसिबल है। इंडिया भी इस चीज से इन्फ्लुएंस था, इंडिया भी रशिया से इन्फ्लुएंस था, हम उसकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं और हमने डिक्लेयर भी किया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कि हम एक सोशलिस्ट नेचर की कंट्री हैं। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या मेजर डिफरेंस है कम्युनिज्म सोशलिज्म। सोशलिज्म एक पार्ट है, एक स्टेज है बिफोर द कम्युनिज्म, और दो मेजर विंग्स हैं, कैपिटलिस्ट एक कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट मीन्स पूंजीपति को जो सपोर्ट करे, कम्युनिस्ट मीन्स जो लेबर आम जनता को सपोर्ट करे। तो सर आप तो ये बोल रहे हो आम जनता को सपोर्ट करे, लेबर को सपोर्ट करे, तो ये तो आइडियोलॉजी अच्छी है। आइडियोलॉजी सभी अच्छी हैं, आइडियोलॉजी सभी बुरी हैं जब वो वॉयलेंट मीन अपना ले। किसी को मारने का अधिकार नहीं है। कम्युनिज्म ये बोलता है कि आपको कैपिटलिस्ट को बिल्कुल खत्म कर देना है, वॉयलेंट टैक्टिक्स अपनानी है, उनको मार देना है, तब अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर देने हैं, और ये चीज बनाती है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म। इंडिया में ये चीज आप देखेंगे कि आजादी के बाद ट्राइबल्स के राइट को जितना प्रोटेक्ट करना था उतना प्रोटेक्ट नहीं किया गया, जिसके कारण वहां पे सप्रेशन देखने को मिला। अब देखेंगे कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के नाम पे वहां पे करप्शन होने लगा, उनको डिस्प्लेसमेंट किया गया। इसको बोलते हैं ऐसी डेवलपमेंट भारत में हुई कि डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह उनको भगाया गया, उनके राइट्स का हनन किया गया। और आप देखेंगे ट्राइबल्स की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, नेचर की पूजा करते हैं, एक कनेक्शन होता है उनका नेचर के साथ, अपनी जमीन के साथ। तो उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाई और उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश की। तो एक लीडर थे चारू मजूमदार, उनके बीच में गवर्नमेंट के बीच में क्लैश स्टार्ट हो गई, और यहीं से फेज स्टार्ट होते हैं। जो ये सारी कहानी जो स्टार्ट हुई वो नक्सलबारी एक एरिया था वेस्ट बंगाल का, वहां से स्टार्ट हुई। इसीलिए उन्होंने एक आइडियोलॉजी अपनाई कि हम जो गवर्नमेंट है उसको नहीं मानते, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। कैसे? बाय वॉयलेंट टैक्टिक्स। तो उन्होंने ये जो सारी कहानी वो नक्सलबारी एरिया से स्टार्ट हुई। किस आइडियोलॉजी से वो प्रभावित थे? माओइज्म, चाइना के माओइस्ट से, माओ से प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, लेनिन से प्रभावित थे। तो इन चीजों से प्रभावित होकर उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था CPI-ML। ML मीन्स, CPI मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ML मीन्स मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। लेनिन, ये मार्क्स और लेनिन दो नाम से बंदे थे, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होके नक्सलबारी में ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही थी, इसलिए इसको इंडिया में नक्सलिज्म का नाम दिया गया। अब नक्सलिज्म क्या है? अगर कोई आपसे पूछे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, नक्सलिज्म क्या है, तो आप बेसिक डेफिनेशन उसमें लिख सकते हैं कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है वॉयलेंट टैक्टिक्स अपनाना और कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना। यही डेफिनेशन हमने यहां पे दी है कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो रेडिकल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चेंज चाहती है, अबोलिशन करना चाहती है कैपिटलिज्म का। कैसे? बाय वॉयलेंट मींस। तो इस आइडियोलॉजी को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोला जाता है। अगर भारत में इसकी इवोल्यूशन की बात करें तो इसको मल्टीपल फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। जो ये क्लासेस स्टार्ट हुई नक्सलबारी में, ये 90s 60s में स्टार्ट हुई, लेट 60s में। जो लीडर थे चारू मजूमदार, उनकी पार्टी थी CPI-ML, उनके बीच में क्लासेस स्टार्ट हुए। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई, तो उसको बोला जाता है पोस्ट चारू फेज। चारू मजूमदार लीडर का नाम है इसमें। उस फेज के बाद वो जो CPI-ML है डिसइंटीग्रेट हो गई मल्टीपल ग्रुप्स में, और अलग अलग लोगों ने हथियार उठाना स्टार्ट कर दिए अपने राइट्स के लिए। कुछ लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया, कुछ उनके जो ग्रीवेंसेस थे वो जेन्युइन थे, जैसे वहां पे पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे डिस्प्लेस किया जा रहा था, फॉरेस्ट राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा था, उनके राइट्स का वायलेशन किया जा रहा था, सरकार कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जो पॉलिटिकल एपैथी थी, ब्यूरोक्रेटिक एपैथी थी, ये मल्टीपल रीजन्स ने आग में घी डालने का काम किया। और कुछ लोगों ने वहां पे अलग अलग पार्टीज बनाई और उनके लीडर बन गए। अब वो लीडर्स ने अलग अलग पार्टी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आप देखेंगे पोस्ट चारू फेज में CPI-ML डिसइंटीग्रेट हो गई, सब ग्रुप्स का इमरजेंस हुआ। लेकिन 2004 से अभी के बीच में जो मल्टीपल पार्टीज थे उन्होंने मिलके एक मल्टीपल ग्रुप्स आपस में मिले। कौन कौन से ग्रुप थे उसमें? CPI-ML, पीपल वॉर्स, MCCI, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, ये मर्ज हो गए एक ही पार्टी बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम CPI-M। अभी 2019 में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज हुआ था और उसने बोला था कि CPI-M मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये
इंडिया की डेडलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नक्सलिज्म इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म क्या है? किसी को भी डराना धमकाना, ये टेररिज्म है। एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन है नहीं टेररिज्म की। किसी के अंदर डर पैदा करना, चाहे वो साइबर मीन्स से करे, वो हथियारों से करे, किसी धमकी देके करे, बुलिंग से करे, जिस भी तरीके से करे। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, नक्सलिज्म, ये सारी वेरियस फॉर्म है टेररिज्म की। तो CPIM डेडलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में जितने भी अटैक्स होते हैं नक्सलिज्म रिलेटेड, 1/3 अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल CPIM है। जितनी भी डेथ्स होती हैं इन अटैक्स में 50% डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल CPIM है। आई होप कि आपको अब आइडिया आ गया होगा कि नक्सलिज्म क्या है, कैसे वो भारत में इवॉल्व हुआ। अब इनकी मल्टीपल स्ट्रेटजीज रहती हैं कि क्या, कैसे इनको मेजर, क्या कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स क्या उठाने हैं, क्या मुद्दे उठाने हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इनका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि एक रेड कॉरिडोर स्टैब्लिश करना, नेपाल से लेके साउथ इंडिया तक इनका ही कब्जा हो पूरे राइट्स पे। वहां पे लोग ये साइकोलॉजिकली खेलते हैं, लोगों को आग में घी डालने का काम सरकार के डेवलपमेंटल इश्यूज कर देते हैं कि वहां पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। जेंडर बेस्ड के बेसिस पे वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है, या उनके रेप केसेस देखने को मिलते हैं। अगर उनके राइट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस पे एलिगेशंस लगते हैं कि वो उनका हनन करते हैं, तो ये चीजें आग में घी डालने का काम करते हैं। उनके लीडर्स के बच्चे देखेंगे आप इंटरनेशनल स्कूल्स में वर्ल्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोगों को, आम लोगों को, क्योंकि मोस्टली जो जनता है वो रूरल बैकग्राउंड से है, रूरल है। मेजरली मुद्दे क्या उठाए जाते हैं? जल, जंगल और जमीन की, इन तीनों की हमको रक्षा करनी है, ऐसा उनका लीडर्स बोलते हैं। और उसके लिए हमें सरकार से लड़ना होगा, जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनसे लड़ना होगा। मास मोबिलाइजेशन एक इनकी स्ट्रेटजी रहती है कि लोगों को इकट्ठा करना। कैसे इकट्ठा करना? आप डेफिसिट शो करोगे, गवर्नेंस में डेफिसिट है, डिसट्रस्ट शो करोगे कि सरकार के बीच में ट्रस्ट ही नहीं है हमको, डिसअफेक्शन शो करोगे। ये 3Ds का फॉर्मूला वो देते हैं, डिसअफेक्शन, डेफिसिट ऑफ गवर्नेंस, डिसट्रस्ट। आर्म्ड इंसर्जेंसी, गुरिल्ला वॉरफेयर, जंगलों में है, लोकल पीपल है, आपस में छिपके अटैक कर देते हैं और फिर छिप जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस में आप देखेंगे बाहर से CRPF के जवान, हरियाणा से भी जवान जाएगा, दिल्ली से भी जाएगा, आप भी जाते हैं, अलग अलग स्टेट से। वहां पे लोकल ट्रेन को समझने में टाइम लगता है, लेकिन वो तो लोकल ट्रेन मतलब लोकल जो भी एरिया है, जंगल है, उनको रास्ते पता है ऑलरेडी, तो उसका मिसयूज करते हैं गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स में। तो आर्म्ड इंसर्जेंसी इनका एक तरीका रहता है, मास मोबिलाइजेशन रहता है। स्ट्रेटेजिक अलायंस, जितने भी सब ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा बना, एक साथ बना लिया, इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट ले लिया। इधर से चाइना सपोर्ट करने के लिए तैयार है, इधर से पाकिस्तान सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पैसा फेंको। पैसा कैसे आता है? पैरेलल इकोनॉमी रन कर रहे हैं। पैरेलल इकोनॉमी कैसे? एक्सटोर्शन मनी, अबडक्शन, ये मल्टीपल केसेस हैं, वसूली की जाती है, टैक्स, खुद के टैक्स लगाते हैं, लोग देते हैं। तो सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर है, इस बात में तो हम मना कर ही नहीं सकते। आज उस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोपेगेंडा फैला दिया, मिस इन्फॉर्मेशन फैला दिया, डिस इन्फॉर्मेशन फैला दी किसी भी चीज को लेके। छोटे से कोई इशू हो गया, किसी पुलिस वाले से गलती होगी या किसी से सिक्योरिटी पर्सनल से गलती हो गई, तो गलती उससे पर्सनल लेवल पे हुई है, लेकिन ब्लेम पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी सरकार को किया जाता है, उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के दिखाया जाता है। इंटेलिजेंसिया का सपोर्ट है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इस तरीके से अपने वहां के लोगों को फंडिंग दी जा रही है कि वो सिस्टम में जाके पार्ट बने और यहाँ की इंटेल उनको प्रोवाइड करवा सके। तो दीज आर द स्ट्रेटजीज, उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, मेजर ऑब्जेक्टिव हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और मेजरली जो उनके लीडर्स है वो एडवोकेट करते हैं जल, जंगल और जमीन से रिलेटेड। ट्रिपल जे आप याद रखना इस चीज के लिए, क्योंकि वो लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। और गवर्नमेंट 2006 से पहले सोई हुई थी कि फॉरेस्ट राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2006 में उनको मिला है कि हाँ आपका अधिकार है जंगल पे, जंगल आपके ही हैं। यह अधिकार देने में 2006 तक का समय लगा, उससे पहले कहाँ थी सरकार। तो ये चीजें ऐसी थी, इस चीज का फायदा उठाया वहां के जो मैं बोलूंगा कि जिनको लीडर बनना था ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का, उन्होंने लोगों को इस बारे में बताया, भड़काया और उनको अपने ग्रुप्स ज्वाइन करवाए। अगर सरकार मल्टीपल इनिशिएटिव्स ले रही है उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाने के लिए। आप देखेंगे कि जितना भी आप देखोगे टेंडू लीव्स हैं उनसे रिलेटेड बीड़ी बनती है, इसको बढ़ावा देता है। हॉर्टिकल्चर मिशन डेडिकेटेड बढ़ावा देते हैं। मल्टीपल हार्ट्स लगते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड कि आप कुछ भी बनाते हो तो वो बिकेंगे।
गवर्नमेंट खुद खरीदती है उनको। तो ये लाइवलीहुड प्रोवाइड, अगर उनको ऐसी लाइवलीहुड मिलेगी, ऐसी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको क्या जरूरत है हथियार उठाने के। तो ये चीजें थी जो हमने डिटेल में डिस्कस की। अगर आपसे सपोज आपको कोई फैक्ट से स्टार्ट करना है आपका एस्से, वो एस्से के नेचर पे डिपेंड करेगा कि एस्से पूछ क्या रहा है। अगर एस्से में पूछे कि लास्ट 7 ईयर्स में गवर्नमेंट की सक्सेस रही है कि उसने नंबर ऑफ अटैक्स को भी कर्व करने में काम किया है और नंबर ऑफ डेथ्स को भी कम करने में काम किया है। तो ये कुछ डेटा है कि 55% रिडक्शन देखने को मिला है किसमें, अटैक्स में, वॉयलेंट इंसिडेंट्स में। 63% डेथ से रिलेटेड देखने को मिला है, ये हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। आईडीएसए की रिपोर्ट बोलती है कि मेजर कोज क्या हैं, आप कोज को आइडेंटिफाई कीजिए। आईडीएसए एक थिंक टैंक है हमारी सिक्योरिटी का, आप आईडीएसए साइट सर्च करोगे गूगल पे तो आपको आइडिया आएगा। और इसके कुछ आर्टिकल्स हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी रेगुलरली पोस्ट करते हैं। अगर आपने जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट साइट है आईडीएसए, बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े ऑथर्स इस पे अपने आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। इसमें ये बोलते हैं कि पॉवर्टी एक बड़ा रीजन है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा रीजन है, सोशल इनइक्वालिटी एक बड़ा रीजन है। तो इन सब को काउंटर करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, मल्टीप्रोन स्ट्रेटजी अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें आप जो मेजर इश्यूज हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के उनको एड्रेस कर सको। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स या ड्राइवर्स। अब आपसे एक कारण पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन कौन से ड्राइवर्स हैं। अब अभी इतने के डिस्कशन में खुद से भी ब्रेनस्टॉर्म कर पाएंगे। लैंड सबसे बड़ा रीजन है। ग्रीवेंसेस, मतलब गवर्नमेंट की तरफ ग्रीवेंसेस, क्या 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 शिकायतें हैं, ये एक सबसे बड़ा रीजन रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वहाँ के लीडर्स को मिलती है इस चीज़ में। इसके अलावा नॉन इंक्लूसिव अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच अपनानी जो इंक्लूसिव अप्रोच नहीं है। दो तरह की अप्रोच होती है, हम डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हमारी स्लाइड्स आएगी उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लैंड में क्या है, आप लैंड उनका नेचर के साथ जो कनेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने में आपने बहुत ज़्यादा समय लगा दिया। आपने प्रॉपर एक्ट्स तो बनाए, 5th शेड्यूल था हमारे पास, 6th शेड्यूल था, पैसा आपने बनाया, मल्टीपल एक्ट्स बनाए, अभी भी उनकी इंप्लीमेंटेशन की कमी है। प्रॉपर सही से कहाँ इंप्लीमेंट होते हैं वो चीज़ें आप देखेंगे। ये मल्टीपल एक्ट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं कि ये रिलेटेड टू ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट्स भारत में हैं। कोई आपने कंक्लूसिव ओनरशिप राइट्स उनको नहीं दिए, इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं की, उनके डिस्टर्ब किया है एक रिलेशन को जो उनका नेचर के साथ रिलेशन है। इसके अलावा इलीगल लैंड एलिनेशन वहाँ पे देखने को मिली है कि बहुत लोगों ने कैपिटलिस्ट माइंडसेट जिनका था इलीगली लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है। करप्शन करके अभी हम देखेंगे लैंड पे कब्जा कर लिया है, ठीक है। और मल्टीपल लैंड रिफॉर्म्स करने की सरकार ने कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं फेल हुए हैं वो रिफॉर्म्स, प्रॉपर सही ढंग से हो नहीं पाई हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो गवर्नेंस डेफिसिट, सेम इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, ग्रीवेंस रिएड्रेसल नहीं था, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी थी, पॉलिटिकल अपैथी थी। पहले तो पॉलिटिशियन वहां जाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, बस वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स अगर वहां ऐसे एरिया में पोस्टिंग आ जाए तो पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह लेते हैं, ना कि उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह कि वहां पे काम करने को मिलेगा, पनिशमेंट की तरह। आपस में सिस्टम में आपको पता है चीजें, करप्शन वेलफेयर स्कीम्स में स्कीम आपने बना दी, अब वहां पे अवेयरनेस ही नहीं है, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, कुछ जो स्कीम्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलना है वो उसमें करप्शन हो जा रहा है, तो चीजें कैसे सही होंगी। ये कुछ ड्राइवर्स हैं जिन्होंने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया है। ट्रिगर हैप्पी कल्चर, लॉ इन्फोर्समेंट, ट्रिगर हैप्पी कल्चर, ये सारे जो कीवर्ड है ना, ये भारी भारी शब्द हैं, मैं समझ रहा हूं। ये कीवर्ड आपके एस्से में 4 चांद लगा देंगे अगर आप लिखेंगे। ट्रिगर हैप्पी कल्चर ये होता है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट है या कोई भी ऑफिसर है, सामने से थोड़ा सा रिवोल्ट हुआ और आपने फायरिंग स्टार्ट कर दी, इम्पेशेंट हो गए आप, तो इसको बोलते हैं ट्रिगर हैप्पी कल्चर, कि आप एकदम से ट्रिगर हो गए, इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपने शो किया, छोटी सी बात के लिए सामने वाले को गोली मार दी। तो ऐसा समटाइम्स देखने को मिलता है कि ऐसा फोर्स यूज कर देते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जिसका लीडर्स बड़े लेवल पे मुद्दा बना देते हैं, जो नक्सलाइट लीडर्स हैं, और भड़काने का काम करते हैं वहां की लोकल जनता को। इस चीज में पॉलिटिक्स गेम चलते रहते हैं। दीज आर द मल्टीपल रीजंस, 2 रीजंस हमने दिखे। इकोनॉमिकल लेवल पे गवर्नेंस ट्रैप देखने को मिलता है, आपका रिसोर्सेज कर्स। आप देखेंगे जहां जितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड लेवल पे भी
वहाँ उतने ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसको बोला जाता है रिसोर्सेज कर्स। अफ्रीका बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, छत्तीसगढ़ झारखंड बेस्ट एग्जाम्पल्स है इसके। क्यों? बाकी जितने भी लालची लोग हैं, चाहे लोग कह लो, कंट्री कह लो, स्टेट कह लो, वो सारे टूट के पड़ते हैं उस पर, और वहाँ का जो सिस्टम होना चाहिए उसको वो खराब हो जाता है। स्किल सेट अच्छा नहीं है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन सही से नहीं है, कैश क्रेडिट की शॉर्टेज है, बैंकिंग सिस्टम आपका है ही नहीं वहाँ पे, तो लोग मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, मनी लेंडर्स फिर वॉयलेशन करते हैं, अब उसके बेसिस पे बॉन्डेड लेबर चलता है। अब ऐसी चीज़ें होंगी तो वो क्यों नहीं सर, और बाद में फिर अगर कोई जाके वहाँ कहेगा कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री और आप हमें वोट दो, हम आपके वेलफेयर के लिए ये कर रहे हैं, तो उसको जूता ही मारेंगे और क्या करेंगे। आप उनके वेलफेयर के लिए काम करो तो चीज़ें कैसे चेंज होगी। गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए भी हैं, अभी देखेंगे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। इसके अलावा नॉन इंक्लूसिव अप्रोच, डेवलपमेंट ऐसी हुई है जिसने डिस्प्लेसमेंट को बढ़ावा दिया है, चाहे वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हो, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए ना, तो ज़मीन के लिए उनको बोल दिया गया कि ठीक है ये ज़मीन सरकार को इस पर्टिकुलर काम के लिए चाहिए और आपके रहने की व्यवस्था हम कहीं और कर देते हैं। अगर आप खुद इस बात पे इम्प्लीमेंट करके देखिए, सरकार आपको कहे कि आपका घर कहीं पे है, उस घर से आपको निकलना है, आपको अलग से घर बना के दे देंगे। ठीक है, मॉनिटरी बेनिफिट तो सेम हो सकता है, लेकिन उस इमोशंस का क्या, जिस घर में आप 20 साल से रह रहे हैं और वो उनकी तो कितनी पीढ़ियां रह रही थी उस जमीन पे, तो इमोशनल एंगल को समझने में कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है गवर्नमेंट का। फोर्स्ड एविक्शन बाय द ट्राइबल्स, नॉन अनडेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में ऊपर से कोई भी डिसीजन ले रहे हैं इनके वेलफेयर के लिए, वो ऐसी प्रैक्टिस करते ही नहीं है और आप उन पे थोप दे रहे हैं कि हाँ मॉडर्न सोसाइटी। आप इसमें एंथ्रोपोलॉजी और जब सोशोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें हम ट्राइबल्स पढ़ते हैं, तो रियल उनका एंगल हमको समझने को मिलता है। आप बाहर एक टेबल पे बैठ के दिल्ली में 5 स्टार होटल में बैठ के ये डिसीजन ले रहे हो, छत्तीसगढ़ के एक गांव में जो ट्राइबल्स रहते हैं उनको कैसे जीवन जीना है, और इसका हवाला आप दे रहे हो मॉडर्निटी को कि उनको मॉडर्निटी अपनानी चाहिए। हालांकि अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, 2000 के बाद बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं, और अब ऐसी ट्राइब्स हैं, अंडमान निकोबार में भी 47 ट्राइब्स हैं, कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने इस बात को समझा है और गवर्नमेंट बोलती है कि अब हमको वहाँ जाना ही नहीं है, हमारा जो सिविलियंस का वहाँ जाना बैन है, उसको जेल हो जाएगी वहाँ जाएगा। पहली बात तो ट्राइबल से मार देंगे उसको। उनकी जो प्रैक्टिसेस है उनको, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके अपने कल्चर हैं। जब आप रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हो यहाँ पे, तो उनके ट्राइबल कल्चर की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इवन आप देखेंगे पंचशील सिद्धांत, आपको पता होगा चाइना से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू साहब ने पंचशील सिद्धांत ट्राइबल्स के लिए भी दिया था, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ओवर रेगुलेशंस उन पे नहीं लगाने चाहिए। आप रेगुलेटेड मैनर में चीज़ों को रखो, लेकिन जब चीज़ें ओवर होने लगेंगी तो वो बैकफायर करेंगी। ये मल्टीपल फैक्टर्स सेम वही, जल जंगल जमीन, गवर्नमेंट डेफिसिट, डेवलपमेंटल डेफिसिट, सोशल एक्सक्लूजन, एलिनेशन, दीज आर द फैक्टर्स विच लीड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अगर ऐसे आए डेवलपमेंट से, ये कैसे रिलेटेड है? डेवलपमेंट ए कोज एंड सोल्यूशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो डेवलपमेंट, आपका थिंकिंग प्रोसेस भी ऐसा होना चाहिए। डेवलपमेंट दो तरह की होती है, डिस्टोर्टेड डेवलपमेंट जो नुकसान करे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो रियल में डेवलपमेंट कहलाएगी। डिस्टोर्टेड डेवलपमेंट मीन्स आप डिस्प्लेसमेंट लेके आ रहे हो डेवलपमेंट के नाम पे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट लगेगा, अब जगह खाली करो। टॉप डाउन अप्रोच रखते हैं, कोई भी पॉलिसी में ट्राइबल्स की सेइंग है ही नहीं, और आप दिल्ली में बैठ के डिसीजन ले रहे हो और उन्हें वो पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है, तो वो रिवोल्ट तो करेंगे ही। ट्रेडिशनल, उनके लाइवलीहुड्स को डिस्ट्रक्ट कर देना, सोर्सेज को डिस्ट्रक्ट कर देना, उनकी नेचर मैन स्पिरिट को ब्रेक कर देना। ये क्या होता है नेचर मैन स्पिरिट? ये ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि जो नेचर है, जो वो भी एक आत्मा है, उसको, उसकी हम पूजा करते हैं। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो आप देखेंगे वो भी सबसे पहले योनि की पूजा करते हैं। नेचर को बहुत मानते हैं ट्राइबल्स, भगवान रियल नेचर ही है, और कोविड ने ये बात प्रूव भी कर दी। अब मॉडर्न सोसाइटी भी मानेगी, सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी। ओवर रेगुलेटेड आप कर देंगे, अंडर गवर्नमेंट गवर्न कर देंगे, मतलब रेगुलेशंस तो इतने लगा दे रहे हैं, तब तो ये बोल रहे हैं सरकार ऐसा कर रही है, ये एक्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब गवर्नेंस की बात आ रही है तब सरकार कहाँ है? तब है ही नहीं, स्कीम्स के नाम पे सरकार है ही नहीं। तो दीज थिंग्स लीड्स टू डिस्टोर्टेड डेवलपमेंट। सॉल्यूशन क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट।
ऐसे ऐसे में आपको एक डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, फिर ये मल्टीपल डेवलपमेंट के आप कोर्स बता सकते हैं, सॉल्यूशंस बता सकते हैं। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, पर्टिकुलर एक्ट्स बनाए हुए हैं आपने, बहुत अच्छी बात है, तो उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कीजिए। पंचशील जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे, ट्राइबल पंचशील, उनको इंप्लीमेंट कीजिए। क्या थे कि जो ट्राइबल राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करनी है आपको, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके ही राइट्स हैं, उनके भी तो राइट्स हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका उसको अच्छे से ट्रेंड करना है, आपको बाहर से कुछ भी इंपोज नहीं करना है। कोई भी आप अपने वैल्यू को दूसरे पे कैसे थोप सकते हो, आप बोलोगे ये आपका कल्चर है, मॉडर्निटी है, आपको नहीं थोपना है उस चीज को। ओवर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है। इसके अलावा आप हर चीज को पैसे में नहीं तोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट करने से वहां पे ग्रोथ आ जाएगी, उनको ग्रोथ चाहिए ही नहीं। ह्यूमन कैरेक्टर बिल्डअप हो जाए, इससे ज्यादा उनको पैसा चाहिए ही नहीं। उनकी लाइवली खाने को रोटी मिलती रहे, लाइवलीहुड रन होती रहे, उनको अंबानी अडानी बनना ही नहीं है। अब क्यों जबरदस्ती उनको बनाने पे तुले हुए हो? अगर ऐसा माइंडसेट होगा तो इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सरकार ने मल्टीपल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड वन बंधु कल्याण योजना स्टार्ट की है। अलग से डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिसपे वो ट्राइबल्स अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, सरकार उसको खरीदेगी। स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवाई है, सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाया है। दीज आर द सॉल्यूशंस। अब जेंडर से कैसे रिलेटेड है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं इनमें से कोई भी एक ऐसे आपसे आ सकता है। तो हम जितने भी एंगल्स बनते हैं नक्सलिज्म से उनपे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है वो उस आपसे पूछा गया है उसकी डिमांड पे डिपेंड करेगा। दूसरा, इंट्रोडक्शन आपको डेफिनेटली इन नोट्स में मिल जाएगा, कंक्लूजन में मिल जाएगा। बॉडी, ये सारा बॉडी का पार्ट है। जेंडर कैसे है डोमिनेंट वहां पे, अब देखें 60% तक उनके भी कैडर बने हुए हैं। आपने फैमिली मैन 2 देखी होगी, वो एलटीटी का मामला था। तो ऐसे ही उनके भी डेडिकेटेड कैडर बने हुए हैं, डेडिकेटेड विंग बनी हुई है। जैसे हमारी सीएपीएफ की विंग्स हैं, हमारी आर्मी की विंग्स हैं, उनकी भी ऐसी ही बनी होती है। तो उनमें 60% पॉपुलेशन विमेन है। क्या रीजन है? मल्टीपल रीजंस हैं। उनके अलग अलग संगठन बने हैं, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन। क्या रीजन क्या है? जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को मिलता है जिसमें फोर्स्ड मैरिज, अबडक्शन, आउटकास्टिंग की पर्टिकुलर हमारी ऐसी प्रैक्टिस, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये यहाँ पे नहीं बैठ सकते या यहाँ इंक्लूड नहीं हो सकती। ऐसा जब तब आर्टिकल 14 का वायलेशन, आर्टिकल 21 का वायलेशन देखने को मिलता है, उस वजह से तब ये चीज़ें निकल के सामने आती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, सोशल इनइक्वालिटी, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज हुआ है। एनसीआरबी का डाटा है, प्रॉपर डाटा आप दे सकते हैं कि इतने केसेस पास्ट 10 ईयर्स में देखने को मिले हैं। इनइक्वालिटी की लेयर्स बढ़ती जा रही हैं, अलग अलग नाम पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेसिस पे। ये इनइक्वालिटी का बस बहाना चाहिए कि किस तरीके से इनइक्वालिटी करनी है। मास डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, पॉवर्टी देखने को मिलती है। दीज आर द मल्टीपल फैक्टर्स। सोल्यूशन क्या होंगे? इन फैक्टर्स को कब कर दो आप सोल्यूशन आ जाएंगे। ये भी कि अब मोस्टली रूरल इकोनॉमी है, वहाँ पे एग्रीकल्चर, अब जो लोग हैं वो तो मीन्स मेल मेंबर्स हैं, बाहर लाइवलीहुड पे चले जाते हैं, विमेन है वो घर ही रहती हैं, तो और घर पे भी उनको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करने को मिलता है। तो ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं कि जब सरकार नाम से कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि हथियार उठा लें। मल्टीपल बहुत मूवीज़ बनी हुई हैं इस चीज़ पे, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सोल्यूशन क्या है? सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, ये कोई भी प्रॉब्लम हो इंडिया में सिक्योरिटी रिलेटेड, तो ये पॉइंट आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। WHAM, विनिंग हार्ट एंड माइंड स्ट्रेटजी। चाहे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की बात आए, चाहे मिलिटेंसी की बात आए, चाहे नक्सलिज्म की बात आए, टेररिज्म की बात आए, ये आप यूज़ कर सकते हैं। जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी की आवश्यकता है। आपको हार्ड पावर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स की जरूरत है। अगर सामने से गोली मार रही है कोई फीमेल तो आप ऐसा थोड़ा ही है कि वहाँ पे विनिंग हार्ट एंड माइंड स्ट्रेटजी यूज़ करोगे। इसलिए डेडिकेटेड विंग्स बनी हुई हैं। कोबरा में भी महिला बटालियंस है, बस्तर बटालियंस हैं। आप देखेंगे कि गोली का जवाब तो फिर गोली ही होगा। प्रायोरिटी मस्ट बी डिमिनिश मोटिवेशन। उनकी मोटिवेशन को कम करना है, ना कि उनको कम करना है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज आपकी होनी चाहिए
कि मल्टी प्रोन स्ट्रेटजी जो कि सिक्योरिटी एंगल को अपनाए, डेवलपमेंटल एंगल को अपनाए, परसेप्शन एंगल को अपनाए, मैनेजमेंट एंगल को अपनाए, उनके राइट्स को इंश्योर करे, ट्राइबल राइट्स को इंश्योर करे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। अब क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको आता है तो ये ब्रीफ आप लिख सकते हैं। ये सारा कंटेंट नहीं यूज कर देना है, 300 वर्ड से लिखने हैं। इसमें से कीवर्ड्स ऐसे क्या पूछ रहा है उसके बेसिस पे आपको कंटेंट यूज करना है। मीन्स आज की वीडियो के बाद नक्सलिज्म से रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपके माइंड में। अगर करेगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए हैं, सोशल मेजर्स लिए हैं, अदर मेजर्स लिए हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कि पुलिस स्टेशंस बनाए हैं, मॉडिफाई किया है उनको मॉडर्न नेचर पे। नेत्रा एक माइक्रो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स सीआरपीएफ को प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो अच्छे से वहाँ पे काम कर सके, उनका यूटिलाइज कर सके। मोबाइल टावर्स ताकि रेंज में रह सके, आपस में फोर्सेज एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। और GIS मैपिंग की गई है, रेल सर्विस, रोड सर्विस, PDS, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों को इंश्योर किया गया है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। इसमें कोई डाउट नहीं है, किया है सरकार ने। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या हैं? डेडिकेटेड कोबरा विंग बनाई है, CAPF बनाई है, स्टेट पुलिस तो थी वहाँ पे, यूनिफाइड कमांड बनाई है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में। एक्सपेंडिचर, सिक्योरिटी पे एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया है ताकि मॉडर्न वेपन मिल सके उनको। जो स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है 30 मोस्ट अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्ट्रिक्ट्स को। सिविक एक्शन प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया है, मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, गेम्स कंडक्ट करवाए हैं, हार्ट्स, ट्राइबल हार्ट्स कंडक्ट करवाए हैं। दीज आर द, ये ऐसा है कि एक ब्रिज बनाएगी और उस गैप को कम करेगी जो लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में है। उन्हें बताएगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों को हार्म करने के लिए नहीं, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसलिए CRPF, ITBP ये सब सिविक एक्शन प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत ज़्यादा। आप CAPF ज्वाइन करेंगे तो ये समाज सेवा का रियल जो मौका है ना वो आपको मिलेगा। स्पेशल फोर्सेस, स्पेशलाइज्ड, ब्लैक पैंथर, कोबरा, बस्तरिया बटालियन, ऑपरेशन एनाकोंडा झारखंड की, स्टेट फोर्सेस C60 गढ़चिरौली में, ग्रे हाउंड आंध्र प्रदेश में, स्पेशल यूनिट्स आंध्र में और वेस्ट बंगाल के भी डेडिकेटेड यूनिट्स हैं। तो ये स्टेट ने डेडिकेटेड अलग अलग बनाई हैं और कोबरा आपको पता ही है CAPF का पार्ट है। सोशल मेजर्स क्या लिए हैं कि मीडिया प्लान इंश्योर किया गया है। नेहरू युवा केंद्र होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के अंडर आप देखेंगे तो डेडिकेटेड ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं। स्किल्स सिखाई जाती है उनको ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को रन कर सकें। इसमें जुड़ने वाले को वॉलंटियर्स को भी पैसा मिलता है कि जो वॉलंटियर के नाम पे सरकार खुद जोड़ती है उनको। सरकार के स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना, स्कूलों में पढ़ाना, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। जो कहीं पर्टिकुलर जॉब कर रहा है लेकिन सोशल वेलफेयर करना चाहता है तो सरकार उस चीज़ को बढ़ावा देती है बाय थ्रू दिस केंद्रास। रोशनी स्कीम है। गोल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, गोइंग ऑनलाइन लीडर एज ए लीडर डिजिटल लिटरेसी लाइवलीहुड कॉलेज। ये मल्टीपल स्टेप्स हैं। इसके अलावा अदर मेजर्स क्या लिए हैं? डेडिकेटेड स्ट्रेटजी बनाई है, पैसा इंप्लीमेंटेशन किया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं, आइडेंटिफाई किया है कि वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की नीड है। एकलव्य मॉडल प्रोजेक्ट, रबर कल्टीवेशन इनिशिएटिव इन आंध्र प्रदेश, PVTG जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए स्पेशल मिशन इस्टेब्लिश किया है। बजट में अलग से फंड उनके लिए दिया गया है, ठीक है जी। अलग से रोड, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये तो वेरियस चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी मल्टीपल चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? स्टेट पुलिस एंड CAPF में कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है। इंटेलेक्चुअल सपोर्ट उनके साथ देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि अर्बन नक्सलिज्म बढ़ रहा है धीरे धीरे समाज में, एक मेजर प्रॉब्लम है। अब हमारे कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था और IPC ये सब आउटडेटेड है, इनमें लूप होल्स हैं बहुत ज़्यादा। अब वो भी पढ़ लिख के इन लूप होल्स का फ़ायदा लेते हैं क्योंकि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, लॉ से ऊपर कुछ नहीं। अब लॉ को ही तोड़ मरोड़ के उसको यूटिलाइज किया जाए तो आप सज़ा दे नहीं पाएंगे, तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्राई जंक्शन डायलेमा, ट्राई जंक्शन मीन्स कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। जो भी ट्राई जंक्शन मीन्स 3 स्टेट्स का पर्टिकुलर पॉइंट। अब स्टेट पुलिस का एक जुरिडिक्शन होता है, वो उसी दायरे में रह के काम करेगी, उससे बाहर नहीं जा सकती। लेकिन नक्सलाइट जा सकते हैं। आयरनी देखो, उनका कोई दायरा थोड़ा ही है। इस स्टेट में कुछ कांड किया, यहाँ जंप कर गए, यहाँ जंप कर गए। इसलिए जो इनका जो अड्डा होता है
यहाँ की पुलिस पीछा करते करते यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब तक वो छुप गए। यहाँ की फिर यहाँ इस तरीके से उनका नेक्सस बना होता है। इसलिए जो इनके मेन गढ़ जो बने हैं वो जो मल्टीपल स्टेट्स हैं हमारे, उनके बॉर्डर पे बने हुए हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जब ग्रे हाउंड बनी थी आंध्रा में, तो पूरा ओपनली ये बोल दिया था कि अब ठोको, जो दिखे उसको उड़ा दो और सफाया कर दो। पूरा सक्सेसफुल मेजर हुआ, पूरा सक्सेस मिली ग्रे हाउंड मॉडल को। इशू क्या हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड इन सब में भाग गए, छत्तीसगढ़ में भाग गए। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया। अगर उस समय सरकार साथ देती तो वो जो गढ़चिरौली वाला, दंतेवाड़ा, ये सब जो एरियाज हैं वो आज एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते नक्सलाइट अड्डे के रूप में। तो स्टेट पुलिस की रिस्ट्रिक्शंस थी। स्टेट पुलिस जब ग्रे हाउंड को पार करना था बॉर्डर, तो उसको परमिशन ही नहीं मिली छत्तीसगढ़ से, या परमिशन इतनी लेट मिली। उस समय सरकार के माइंड में स्ट्राइक किया कि आर्टिकल 355 क्या है। आर्टिकल 355 है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अब प्रेसिडेंट रूल तो लगा देते 356 के तहत, लेकिन 355 भी तो पढ़िए। उस चीज को ध्यान में रखते हुए 2008 में सीआरपीएफ की डेडिकेटेड विंग बनाई गई, जिसको आज हम कोबरा के नाम से जानते हैं, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये मल्टीपल स्टेट्स हैं जिनके बॉर्डर पे ये देखने को मिलते हैं। पुअर कैपेसिटी स्टेट पुलिस की, स्टेट पुलिस के पास डंडा है, उनके पास AK-47 है। अब कहाँ लड़ाई करवा रहे हो दोनों के बीच में। एक मेजर भी लिया था 2006 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। सलवा जुदम नाम से जाना जाता है उसको। सरकार ने कहा कि ठीक है, वो लोकल्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, हम लोकल्स को ही, जो वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, जो सरकार को फेवर करते हैं या सरकार से ज़्यादा लेना देना नहीं है, हेट नहीं करते, उनको हम हथियार प्रोवाइड करवा देंगे और छोटी मोटी गोली चलाने की ट्रेनिंग दे देंगे। अब वही लड़ेंगे, अगर उन पर अटैक होता है तो वो गोली मार देंगे। ये सरकार की पॉलिसी आई थी, इसको सलवा जुदम के नाम से जानते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। आज के समय में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसा होने के बाद वो और ट्रिगर हो गई कि अब लोग ही लोगों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो उन्होंने पूरा वॉयलेंट मीन अपना लिया। भारी लेवल पे अटैक्स हुए, लोगों पे अटैक्स हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हुए, पॉलिटिशियंस पे हुए, डेथ भी हुई कांग्रेस के पॉलिटिशियंस की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना। हथियार देके अमेरिकन कल्चर नहीं बना देना यहाँ पे कि आप अपने प्रोटेक्शन खुद करो। ये किसकी ड्यूटी है? ये आपकी ही ड्यूटी है। तो सलवा जुदम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अगर इंटरव्यू में कभी ऐसा कुछ पूछें आपसे तो पता होना चाहिए। पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, पूरा नेचर चेंज हो चुका है उनका। अपने आप में वो इंडस्ट्री है, टैक्सेशन लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, वेल ऑर्गेनाइज रिक्रूट्स करते हैं। उनका भी सीजन होता है रिक्रूटमेंट का कि इस पर्टिकुलर रीजन उसमें क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को। पर्टिकुलर उनकी डाइवर्ट कैसे, गुरिल्ला वारफेयर में उधर से बढ़ावा दे देंगे या समटाइम्स कम कर देंगे। उस टाइम रिक्रूटमेंट चल रहे होंगे दूसरे एरिया में। तो ये मल्टीपल इनके तरीके रहते हैं। सोशल मीडिया का अब तो बहुत ज़्यादा, AI, IoT, ये बहुत डेंजरस है। अगर इनका इस्तेमाल ये करते हैं तो, और करते हैं तो क्या करते ही हैं, वो भी तो पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन इनके साथ जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, लॉयर्स जुड़े हुए हैं। उसी को हम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम इज 10 लोग 5 लोग मिलके ऑर्गेनाइज प्लान बना के एक किसी क्राइम को करें, तो इनका प्रॉपर सिंडिकेट है। ड्रग ट्रैफिकिंग में, आर्म्स स्मगलिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, इन सब चीज़ों में इंटरनेशनल लिंक देखने को मिलते हैं, जहाँ से फेक करेंसी आती है, आर्म्स आते हैं, एम्यूनिशन आता है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। चाइना की आइडियोलॉजी पे सपोर्ट करते हैं चाइना को। चाइना इसलिए भी सपोर्ट करता है कि माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी फेमस हो सके, माओइज्म फेमस हो सके। IED ब्लास्ट जो देखने को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड वेपन एंड डिवाइसेस। रोड पे लगा दिया IED, किसको पता है, गाड़ी गई बूम। ये सब इसलिए ग्रैंड सैल्यूट है उन CRPF या अदर फोर्सेस के जवानों को जो इन एरियाज में सर्व करते हैं। स्पोर्ट अर्बन नक्सलिज्म का ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया।
गवर्नमेंट की डॉक्ट्राइन लेके आई गवर्नमेंट समाधान प्रोजेक्ट। समाधान प्रोजेक्ट मीन्स स्मार्ट लीडरशिप होनी चाहिए, अग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, आपका की पोटेंशियल इंडिकेटर्स पे काम करना है, टेक्नोलॉजी पे काम करना है, फाइनेंसिंग रोक देनी है उनकी। तो ये मल्टीपल चीज़ें थी। रिलेशन अगर अब नेक्स्ट ऐसे करते हैं। नेक्स्ट ऐसे क्या है कि कैसे डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर ऐसा इंट्रोडक्शन आपको लिखना हो तो इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हैं, ये मल्टीपल इंट्रोडक्शन मैंने दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं कि नक्सलिज्म अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है, ये नक्सलिज्म अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम का आउटकम है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम्स हैं इनइक्विटेबल डेवलपमेंट, इम्बैलेंस्ड एक्सक्लूसिव ग्रोथ, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब एक्सटोर्शन, एक्सप्लॉइटेशन, इन सब चीज़ों का आउटकम नक्सलिज्म है आज। और इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, लैंड गवर्नेंस डेफिसिट एंड डेवलपमेंट टैक्स, वो सब है। एक ये ग्राफ आप बना सकते हैं कि अंडर डेवलपमेंट लीड्स टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लीड्स टू अंडर डेवलपमेंट, या इसको ऐसे कनेक्ट करके देख सकते हैं, ये विशियस साइकिल है। वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी इसलिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आया, अब वहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसलिए सरकार डेवलपमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ के लोग करने नहीं दे रहे। रोड बनाने जाता है कोई, उसको गोली मार देते हैं, फिर दूसरा जाएगा नहीं। स्कूल एस्टेब्लिश करने जाते हैं, मास्टर को गोली मार देते हैं, वो जाएगा नहीं पढ़ाने, तो इसलिए डेवलपमेंट आ नहीं रही। डेवलपमेंट नहीं आएगी, इसी में उनका फायदा है, तो ताकि वो लोगों को बढ़ा सके कि सरकार आपके लिए कुछ कर नहीं रही। तो ये एक समस्या है। एक ऐसे ये अगर टेररिज्म से रिलेटेड आपसे पूछा जाए तो ये भी आप बता सकते हैं कि टेररिज्म को ग्रो करने के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड की नीड होती है। किसी भी अगर टेररिज्म को कहीं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करना है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है या मैंने अभी आपको बताया ना, ये मिलिटेंसी, टेररिज्म, ये इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, दीज आर द वेरियस फॉर्म ऑफ टेररिज्म। अगर टेररिज्म को किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करना है तो फर्टाइल ग्राउंड की नीड है। वो ग्राउंड प्रोवाइड कौन करवाता है? ओवर रेगुलेशन, अंडर गवर्नेंस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी, जेंडर बायसनेस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारे रीजंस हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो ब्रेन वॉश करने के लिए काम आते हैं और लोगों की आइडियोलॉजी चेंज करने के लिए काम आते हैं, और वो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को अपना लेते हैं। और जो अब आइडियोलॉजी उनको ये चीज़ें बताती हैं वो लेफ्ट विंग को सपोर्ट करती हैं, तो उस चीज़ से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो ये इंट्रोडक्शंस थे, और सेम वही फैक्टर्स कि मल्टीपल फैक्टर्स है, जल जंगल जमीन है, सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, गवर्नेंस डेफिसिट है, ट्रांजैक्शन थ्योरीज है। कंक्लूजन आपको लिखना हो तो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिड्यूसिंग एक्सट्रीमिज्म कैसे होगा? आप डिस्करेज करें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, मल्टीपल स्ट्रेटजीज अपनानी है, वो कैसे हैं ये अभी देखेंगे। कि ये भी ऐसे आ सकता है कि नक्सलिज्म इज नॉट जस्ट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल सही बात है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थोड़ी है, बस डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, मल्टीपल रेंज में मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, गवर्नेंस डेफिसिट की प्रॉब्लम है, सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? डेवलपमेंटल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। डेवलपमेंटल अप्रोच कैसे? कि स्पेशल फोकस करना होगा ऐसी पॉलिसीज पे जो सोशो इकोनॉमिकल वेलफेयर को बढ़ावा दे, एजुकेशन पे, स्किल पे, हेल्थ पे, टूरिज्म पे, इन सब पे फोकस करना होगा। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करना होगा, गुड गवर्नेंस पे फोकस करना होगा, जो आपके लॉज हैं उनको सही से इंप्लीमेंट करने पे फोकस करना होगा। सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, स्टेट पुलिस को स्ट्रेंथन करो, इंटेलिजेंस पे फोकस करो, कहाँ अटैक होने वाला है पहले पता होना चाहिए। स्टेट पुलिस सीएपीएफ के बीच में कोऑर्डिनेशन पे फोकस करो। जो स्टेट्स है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलना चाहिए मल्टीपल स्टेट्स में। मोस्टली क्या रहता है? कॉम्पिटिटिव ही रहता है बस। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज नीड ऑफ आवर। मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए वेपन, अब दे रहे हो गन नॉर्मल से उनके साथ पास हाईली स्पेशलाइज्ड AK-47 है। जो ट्रांजैक्शंस है इंटरस्टेट, मैंने ऑलरेडी बताया इंटेलिजेंस पे, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चलाने होंगे, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स को बढ़ावा दो, WHAM विनिंग हार्ट एंड माइंड स्ट्रेटजी पे फोकस करो, कैंप्स लगाओ, सिविल सोसाइटी को इंक्लूड करो, मीडिया को इंक्लूड करो, जो गवर्नमेंट ने काम किया है उसको बताओ कि गवर्नमेंट ये काम करना चाहती है, ये काम कर रही है, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाओ,
अदर मेजर्स क्या, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी फंडिंग को चोक कर दो। फंडिंग नहीं होगी कैसे करेंगे, पैसे से ही तो हथियार खरीदते हैं। रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज अपनाओ, बहुत सारी स्टेट अपनाती है और हम सक्सेस स्टोरीज भी देखेंगे। मल्टीपल स्टेट्स में कुछ सक्सेस भी मिली है कि नक्सलाइट सरेंडर करते हैं तो उनको रिहेबिलिटेट पैकेज मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि वो डिपेंड करता है कि जो ताज़ा ताज़ा नक्सलाइट बना हो, ऐसा नहीं है कि लीडर को उसको हिसाब से है। फिर तो ऐसे तो कोई भी नक्सलाइट ज्वाइन कर लेगा और बाद में सरेंडर कर देगा और कहेगा निकालो 10 लाख रुपए। ठीक है। सोशल इंक्लूजन, लोकल कम्युनिटी को इवॉल्व करना है, बेटर इंप्लीमेंटेशन करनी है लॉज की। सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, बिहार की सक्सेस स्टोरी है, वहाँ पे लिबरल वेलफेयर पैकेज प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने। संदेश एक जगह है बिहार में, डिसेंट्रलाइजेशन की पावर इससे सरेंडर किया, वहाँ पे ग्रेहाउंड मॉडल अपनाया। दीज आर द सक्सेस स्टोरीज। और ये कुछ कमेटीज़ थी, इसको जाक्सा भी बोला जाता है, याया भी बोला जाता है, जैसे मर्जी प्रोनाउंशिएट कर लो, एक्स से। इसने प्रॉपर रिकमेंडेशंस दी हैं। इसकी रिकमेंडेशंस क्या है कि पूरे इम्प्लीमेंटेशंस है शेड्यूल 5 की। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटीज़ बनती हैं, आपने पढ़ा होगा ना पेपर 1 के फैक्ट में, इसमें 20 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 3/4 का उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ट्राइबल का। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स 5th शेड्यूल के अंडर आप सही से बना नहीं रहे हो। 6th शेड्यूल के अंदर एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती हैं, 30 मेंबर्स होते हैं, 4 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, 26 सिलेक्टेड होते हैं। इनको सही से आप इम्प्लीमेंट करो, जो आपके एक्ट्स हैं, जो उनके राइट्स हैं, सही से प्रोवाइड करवाओ उनको। नेक्स्ट, बोर्ड कह रहा है अब छोड़ दो लेक्चर, कितना पढ़ाओगे, होने वाला खत्म। ठीक है, ट्राइबल लैंड एलिनेशन पे रोकना है आपको। बेस्ट प्रैक्टिस कोलंबिया मॉडल को अपनाना है। उसने क्या किया है कि रूरल रिफॉर्म पे फोकस करो, मोस्टली रूरल इकोनॉमी तो है, अब रूरल रिफॉर्म करोगे तो चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। आंध्रा मॉडल अपनाओगे और ये बना सकते हैं कैसे वो लीड करता है। अंडर डेवलपमेंट मीन्स पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, फोल्ट डेवलपमेंट मॉडल, गवर्नेंस डेफिसिट, करप्शन, नो एक्सेस टू लीगल जुडिशरी सिस्टम, डिनाइल टू सोशल जस्टिस, नॉट अट्रैक्ट एफडीआई, वेलफेयर पे एक्सपेंडिचर ना करके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, वायलेंस बढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो दीज आर द मल्टीपल रीजन्स के अंडर डेवलपमेंट को एग्जांपल्स हैं ये। और दिस इज ऑल अबाउट कि कह सकते हैं हम नक्सलिज्म नॉट जस्ट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, और इसको टैकल करने के लिए मल्टीप्रोन स्ट्रेटजी की आवश्यकता है। इसके अलावा ये आपको PDF अब मिल जाएगी। आई नो वीडियो लंबी है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इसलिए कम बच्चे मुझसे पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि क्वालिटी कम लोगों को हजम होती है ना, वो तो दस्तूर है सोसाइटी का। और चाहूँगा कि आपका नाम लिस्ट में आए, मेरे जितने एफर्ट हों मैं करूँगा मेरी तरफ से। ये PDF आपको मिल जाएगी एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये पढ़ने के बाद मैं चाहूँगा एक बार खुद से आप किसी एक टॉपिक पे ज़रूर लिख के देखें, देख के लिखें। भले ही कोई दिक्कत आ रही है गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।